हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी आज की जो टॉपिक है उसका नाम है प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, तो जो प्रयोगात्मक विधि है उससे भी हम व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है परीक्षण और प्रयोगों के आधार पर व्यवहार संबंधी निष्कर्ष या रिजल्ट निकालना। कि परीक्षण जो टेस्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। उनके बेस पे जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उसकी स्टडी की जाती है। राइट। लैब्स और वास्तविक जीवन में व्यवस्थित एवं नियंत्रित परिस्थितियों में प्राणियों पर प्रयोग करके उनके गुण, व्यवहार एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी प्रयोगशालाएं होती हैं, लैब्स होती हैं, और जो हमारा जो लाइफ होती है, उन दोनों के बीच में एक व्यवस्था बनाई जाती है, एक सिमेट्री बनाई जाती है, और उनको नियंत्रित, उनको कंट्रोल करके उनके एक कंट्रोल्ड सिचुएशंस में लोगों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उनकी स्टडी की जाती है, उनके गुण की, उनके व्यवहार की और उनके कार्यों की, क्रियाओं की। ठीक है, वैज्ञानिक विषयों में जैसे हमारे पास साइंस के कोई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनमें हमें अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हमें क्या होता है, एक लैब की ज़रूरत होती है, और लैब में सारे काम सिस्टमेटिक वे में होते हैं। ठीक है, उनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपको कोई कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ें चाहिए होंगी जिनको मिला के आप वो कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड होगा, जिसमें वो जो दो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो कंपाउंड को बनाने में, उनमें जो दो चीज़ें यूज़ होंगी उनकी रेशो किस अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, सपोज़ कि आप कोई कंपाउंड बना रहे हो, उसमें सॉल्ट की रेशो करनी है, आपने NaCl डालना है, तो NaCl की सपोज़ कीजिए 2% डालना है और आप उसको 5% डाल रहे हो, तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से होता है हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड में कि अगर हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो एक तो उसके लिए हमें नियंत्रित परिस्थितियां चाहिए। ठीक है, एक जैसे लैब में हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, हर चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या उसका जो भी टेम्परेचर होता है उसका हमें पता होना चाहिए। सेम एज होता है हमारे वास्तविक जीवन में कि जो हमारा लाइफ होती है, डे टू डे लाइफ होती है, उसमें अगर कोई थोड़ा बहुत हमें स्टडी करना है तो उसको भी ये नियंत्रित करके करते हैं। ठीक है, उसको हम एज इट इज़ नहीं कर सकते, जैसे सिंपल हमारी लाइफ चल रही है तो उसमें हम एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आगे आता है इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें मिनिमम दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, एक एक्सपेरिमेंटर होता है और एक सब्जेक्ट होता है, यानी प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य। ठीक है, इस विधि में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। राइट। नेक्स्ट आता है कि जो मनोविज्ञान का प्रयोग है ये केवल लिविंग बींग्स पे किया जाता है, जबकि जो हमारे पास साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे साइंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनमें ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है कि इन्हीं चीज़ों पे होगा। ये आप लिविंग पे भी कर सकते हो और नॉन लिविंग पे भी कर सकते हो। जैसे कि आप केमिस्ट्री के या फिजिक्स के जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हो वो ऑलमोस्ट नॉन लिविंग्स पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिस्थितियों और चरों को कंट्रोल करना। इसका सबसे प्रमुख आवश्यक कार्य चर होते हैं दो प्रकार के, आश्रित चर और स्वतंत्र चर। नियंत्रण के फलस्वरूप किसी घटना के कारण संबंधों के ऊपर किसी अन्य कारकों द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी किया जाता है। अब ये हम बाद में समझेंगे, पहले आप चर और परिस्थितियों को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि मान लीजिए आप एक स्कूल में गए हैं, वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का एजुकेशनल जो उनकी एजुकेशनल उनका IQ आपने और उनकी जो एजुकेशनल उपलब्धियां हैं उनके बीच में आपने क्या करना है, उनको आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड से स्टडी करना है। ठीक है, तो इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि जो हमारे पास शैक्षणिक उपलब्धियां हैं बच्चों की, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम कि जो उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां हैं ना, एंड IQ, ये दोनों चीजें हैं, तो इनमें से आश्रित चर कौन सा है और स्वतंत्र चर कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आश्रित चर कौन से होते हैं और इंडिपेंडेंट चर भी बोलते हैं जिनको, वो होते हैं स्वतंत्र, और आश्रित होते हैं डिपेंडेंट। ठीक है,
तो जो हम यूजुअली जैसे पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि जिसके प्रभाव का, जिसके इफेक्ट की हम स्टडी कर रहे होते हैं वो होता है डिपेंडेंट, और जिस पर जो असर होना होता है वो होता है आश्रित। इनके नाम से ही पता चल रहा है। तो जो अब इन दोनों में बुद्धि और शैक्षणिक उपलब्धि है, इन दोनों में आपको क्या लग रहा है? इन दोनों में ऑब्वियसली आईक्यू जो बुद्धि होगी, इंटेलिजेंस होगी, वही हमारे पास क्या होगा? स्वतंत्र चर होगा, क्योंकि शैक्षणिक जो उपलब्धि होती है वो डिपेंड करती है हमारी बुद्धि के ऊपर। ठीक है, कि हमारा आईक्यू या हमारी बुद्धि किस तरह से डेवलप हुई है, वो चीज़ें इस पे टोटली डिपेंड करती हैं। तो इसमें शैक्षणिक उपलब्धि आपके पास आश्रित चर हुआ, और ये जो स्वतंत्र चर है ये है आपके पास इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि जो आपके पास बुद्धि को यहाँ पे क्या माना हमने? स्वतंत्र चर माना है, और जो शैक्षणिक उपलब्धि है उसको आश्रित चर माना है। ठीक है, और जिसका मतलब है कि कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट की इसको भी संज्ञा दी जाती है। और इसके उपरांत क्या होगा कि जो आश्रित चर है यानी शैक्षणिक उपलब्धि है, उसको जो कंट्रोल करने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितने भी कारक हैं, उन सब पे विचार करना होगा। ठीक है, फिर इन कारकों में बुद्धि के स्तर के अतिरिक्त यानी आप देखो इसको पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें शैक्षणिक उपलब्धियों में सिर्फ बालक की इंटेलिजेंस ही नहीं आती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो इंटेलिजेंस में इंक्लूड होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों को ही पढ़ना है। तो जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड बाकी जो और चीज़ें हैं उनको हम साइड कर देंगे, जैसे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, उनके अध्ययन संबंधी या फिर पूर्व अनुभव या स्मरण शक्ति, ये सारी चीज़ें उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के लिए उत्तरदायी मानी जा सकती हैं। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है उसको क्या हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत हम यही जानना चाहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है, हमारी इंटेलिजेंस है, वो शैक्षणिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव डालती है। राइट, तो लास्ट में क्या हमें पता चलेगा इससे कि जो बुद्धि के अतिरिक्त अन्य सभी जितने भी कारक हैं, इससे रिलेटेड चाहे कोई कंडीशन है, सिचुएशंस है, उनका जो प्रभाव है उसको हमें जीरो करना पड़ेगा, या फिर उनको नियंत्रण करने का कोई स्पेशल हमें मेथड अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उन जो दूसरे हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनका इन दोनों के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है उससे इन दोनों के रिलेशन में भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक या दो कारकों को छोड़कर जिसके प्रभाव का हम स्टडी कर रहे हैं, आश्रित चर के ऊपर प्रभाव डालने वाले अन्य सभी कारकों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने को निर्मूल करने का प्रयत्न प्रयोगात्मक विधि में किया जाता है। और इस प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रयोगकर्ता कुछ और टेस्ट करता है। ठीक है, इन चीज़ों को ऐसा नहीं होता कि आप इन दो को ही पढ़ोगे, और अगर हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे तो इनके ऊपर इसका असर पड़ रहा है और इन चीज़ों से रिलेटेड कोई इस पर असर नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शैक्षणिक उपलब्धियों को भी इफेक्ट करती हैं, तो वो हमारे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स में आएगा, तो उनका भी कुछ ना कुछ कॉज एंड इफेक्ट होगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसका एक टाइप हमारे पास आता है नियंत्रित परीक्षण विधि, यानी कंट्रोल टेस्ट मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंट्रोल टेस्ट मेथड में इस प्रकार की अवस्था में दो अलग अलग समूहों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें अलग अलग समूहों की, कोई ग्रुप्स की ज़रूरत नहीं होती है, केवल एक ग्रुप में ही शामिल जितने भी लोग होते हैं उनका बिहेवियर होता है, उसको एक जनरल सी सिचुएशन में, सामान्य सी परिस्थिति में, और जो उसकी सामान्य लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी बढ़ती या घटती हुई कोई भी परिस्थितियां हैं उनको जांच करना और उनमें डिफरेंस करना। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हमें किसी दवाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए कैफीन और ब्राह्मी आदि इन चीज़ों पे हमें देखना है कि ये हमारा बुद्धि पे क्या असर डालती हैं हमारी बुद्धि पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा, प्रायोज्य होगा, वो हमारा क्या होगा इसमें कि हमने देखना है कि बच्चों के ऊपर विशेष प्रकार की औषधियों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्हें एक कैप्सूल दिया जाएगा, उसको खाने के लिए दिया जाएगा, फिर खाने के बाद उनकी बुद्धि का परीक्षण लिया जाएगा, मतलब उनका एक एग्जाम लिया जाएगा, फिर इस परीक्षा को सामान्य परिस्थितियों में ले जाने की परीक्षा कहा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा कि
उसके बाद जिन बच्चों को हमने शुगर का कैप्सूल दिया था उसके बाद फिर से उन्हीं बच्चों को कोई दवाई या फिर कोई मादक द्रव्य यानी जिससे नशा होता है वो कोई चीज़ दी जाएगी और उसको खाने के बाद उनका फिर से बुद्धि का परीक्षण लिया जाएगा। ठीक है, तो इसे हम विशेष परिस्थिति कहेंगे। इसको हम विशेष परिस्थितियों में ली गई परीक्षा कहेंगे। तो ऊपर ये जो दोनों परिस्थितियां हमने डिस्कस की, इनमें क्या होगा, सामान्य और विशेष में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत बुद्धि संबंधी अंकों को नोट किया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि जिसमें शुगर कैप्सूल था और जो मादक द्रव्य दोनों में बच्चों ने परफॉर्म किया था उन टेस्ट को नोट किया जाएगा। फिर उसमें देखा जाएगा कि अगर कुछ इम्पॉर्टेंट सा महत्वपूर्ण सा दिखाई देता है तो उन्हें दी जाने वाली औषधि या मादक द्रव्य का परिणाम कहा जा सकता है। ठीक है, उसमें हम पता लगा लेंगे उनके बीच में कंपैरिजन करके कि बच्चे की बुद्धि को किस प्रकार से किस चीज़ ने इफेक्ट किया और कितना इफेक्ट किया। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ग्रुप मेथड। ये जो कंट्रोल ऊपर वाला पढ़ा हमने कंट्रोल टेस्ट मेथड में, अगर किसी व्यक्ति ने विशेष क्षेत्र में पूर्वाभ्यास यानी कि इसमें से अगर सपोज कीजिए किसी ने पहले ही नशा किया हुआ है या कोई पहले ही शुगर का कैप्सूल खा के आया हुआ है तो उसको इस परिस्थिति में नहीं रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपके पास आता है प्रयोगात्मक और दूसरा आता है नियंत्रित। ठीक है, फिर प्रयोगात्मक और नियंत्रित। नेक्स्ट आता है चक्रविधि। इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके सामने 2 या 2 से अधिक स्टिमुलेटिंग परिस्थितियां ऐसी रखी जाती हैं जिसमें उसको या तो उसके इमोशंस एकदम से बाहर निकलें और उनको वो रिस्पॉन्स देने में सक्षम हो। तो ये भी हम एग्जांपल से ही समझेंगे कि अब हमारे पास 2 ऐसी सिचुएशंस होंगी। सपोज कीजिए कि फर्स्ट में हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और दूसरे में किसी को डांट रहे हैं और इसका हमने साइड बाय साइड स्टडी करनी है कि इन पे बच्चों पर इन चीज़ों का क्या असर होगा और किस प्रकार से वो बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि प्रयोग में शामिल आधे विद्यार्थियों की परीक्षा, जितने भी विद्यार्थी हैं, सपोज कीजिए आप एक क्लास की ले रहे हो, ये भी एक्सपेरिमेंट में ये टेस्ट ले रहे हो एक क्लास का, तो उसमें से आधे बच्चों को आपने प्रशंसा वाले ग्रुप में रख दिया और दूसरे आधे बच्चे उनको डांटने वाले ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो फिर दूसरे बच्चे जो डांटने वाले ग्रुप में होंगे उनको क्या होगा, उनका आपने बिहेवियर नोट करना है और दूसरे में भी सेम यही होगा। ठीक है, फिर एक और तरीका भी है कि जिसमें प्रयोग में शामिल सभी विद्यार्थियों को 2 समान समूहों में डिवाइड कर देना है और एक समूह की पहले ए परिस्थिति में और पुनः बी परिस्थिति में परीक्षा लेते हुए और जो दूसरा समूह होगा उसमें भी पहले बी परिस्थिति में और फिर ए में, यानी कि पहले उनको गुस्सा दिलाना है फिर उसके बाद फिर से उनको हंसाना है या फिर उनकी पहले प्रेज करनी है फिर उसके बाद उनको डांटना है, फिर डांटना है, फिर प्रेज करनी है, प्रेज करनी है, फिर डांटना है, डांटना है, प्रेज करनी है। ऐसे इसका नाम जैसे बोल रहा है चक्कर विधि। तो यानी आप एक जो पहले उनको कोई भी इमोशन दोगे उसके बाद उनको दूसरा इमोशन मिलेगा, दूसरे के बाद एकदम से वो फर्स्ट वाले इमोशन पे किस तरह से स्टक होते हैं, ये सारी चीज़ इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इसकी लिमिटेशंस आती हैं आगे कुछ। इसकी लिमिटेशंस है नियंत्रित परिस्थितियों और वातावरण प्रत्येक जगह में नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसका क्या कहना है कि आपको जो भी कार्य करना है उसको आप कंट्रोल्ड परिस्थितियों में करते हो, कंट्रोल्ड कंडीशंस में करते हो और वातावरण जो आपका एनवायरनमेंट है वो भी आपके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, जो वेरिएबल्स होंगे वो भी आप खुद डिसाइड करोगे। ओके, नेक्स्ट है उनको आप नियंत्रित किस प्रकार से करोगे। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। आगे आता है प्रायोगिक परिस्थितियों और अवरोधक चरों को उचित नियंत्रण करना। ये आगे वो बात, अवरोधक चर होते हैं जिन चरों की हमें आवश्यकता नहीं होती है। एक चर हमने पढ़ लिया आश्रित चर, एक पढ़ लिया स्वतंत्र चर। ठीक है, सपोज कीजिए कि इन दोनों के अलावा आपके पास कोई और चर भी आ रहा है, कोई और वेरिएबल भी आ रहा है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है एक्सपेरिमेंट में, तो वो आप किस प्रकार से कंट्रोल करते हो, किस तरह से उसका नियंत्रण करते हो, वो भी एक समस्यात्मक चीज़ होती है। नेक्स्ट आता है अधिक समय व धन की आवश्यकता। इसको परफॉर्म करने के लिए पैसे भी बहुत चाहिए होते हैं और टाइम भी बहुत चाहिए होता है। ठीक है, फिर आता है कि इस विधि का जो कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। ठीक है, और फलस्वरूप मनोविज्ञान जैसे विस्तृत विषय में सभी पहलुओं तथा समस्याओं के अध्ययन के लिए परीक्षण तथा प्रयोग संपन्न नहीं हो सकते हैं। राइट, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उपचारात्मक विधि। ठीक है, तो उपचारात्मक विधि होती है क्लिनिकल मेथड। ये हम सारे नहीं पढ़ेंगे,
जो इम्पोर्टेंट से हैं थोड़े बहुत, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, हम सिर्फ उन्हीं को हल्का हल्का सा नज़र मारेंगे। तो आज इसको भी ख़त्म कर देते हैं। फर्स्ट आता है इसमें कि जो समस्या ग्रसित व्यक्ति के व्यवहार संबंधी मूल कारणों का पता लगाया जाता है इसमें, ठीक है। कि मेन होता है क्लिनिकल उपचारात्मक, एज इट्स नेम सजेस्टेड। उपचार क्या होता है? किसी को इलाज करना, किसी को इलाज देना। तो समस्याग्रस्त यानी कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो किन चीज़ों की वजह से उस प्रकार का हुआ है, इस चीज़ का पता लगाया जाता है। निदान व उपचार दोनों को समान महत्व दिया जाता है, ठीक है। निदान और उपचार को पहले तो उस चीज़ से छुटकारा दिलाना है और फिर उसके बाद उसका उपचार करना है, राइट। फिर इस विधि को कला एवं तकनीक शास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक प्रकार की आर्ट एंड टेक्नोलॉजी है ये। आर्ट इसीलिए बोल सकते हैं हम इसको क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती है किसी के बिहेवियर को स्टडी करना, ठीक है। कि हो सकता है कोई इंसान आपके सामने हंस रहा हो लेकिन उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, या फिर वो बताने से डरता हो। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी, या फिर अगर आपको उसके बारे में पता चल गया, ठीक है, तो आप उसके बिहेवियर को सुधारने के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते हो, वो आ गया आपका टेक्नोलॉजी में, राइट। और इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे हम कि किस कार्य प्रणाली पे ये वर्क करता है। तो इसको हम दो प्रकार में, इसकी विधि को दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहली आती है निदान के उपाय और दूसरी आती है उपचार के उपाय, ठीक है। तो जो निदान के उपाय हैं उसमें क्या होता है, समस्यात्मक व्यवहार के उचित निदान के लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं, जिनमें से सबसे पहला है मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। जिस भी इंसान की हमने उपचारात्मक विधि करनी होती है उसका सबसे पहले क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसका सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी केस हिस्ट्री जानी जाएगी, उसकी लाइफ हिस्ट्री जानी जाएगी कि उसके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी या क्या क्या उसने सहा हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है कि योग्यताओं और रुझानों की जांच करना, बुद्धि तथा उपलब्धि परीक्षाओं, रुचि अभिरुचि और उसके जो पर्सनल टेस्ट आदि, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपके निदान करने के उपायों में शामिल होती हैं। और नेक्स्ट आता है एक डायग्नोस्टिक इंटरव्यू के द्वारा भी इस प्रकार के व्यवहार का निदान किया जा सकता है। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होता है निदानात्मक साक्षात्कार। इसमें यानी आपको पहले बच्चे से उसके बारे में पूछना होता है, फिर जैसे जैसे वो जवाब देता रहता है तो आपको साथ साथ में उसको उसकी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन देते रहना होता है, ठीक है। फिर आता है उपचार के उपाय। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा ऐसे पढ़ लेते हैं कि निदानात्मक उपायों की सहायता से समस्या के कारणों का पता लगाने के पश्चात उपचार की व्यवस्था करना भी आवश्यक है, ठीक है। निदानात्मक, ऊपर हमने निदानात्मक पढ़ लिया, डायग्नोज कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, ट्रीटमेंट। तो डायग्नोज के बाद हमारी ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होती है। तो इस व्यवस्था द्वारा समस्यात्मक बालक के व्यवहार के अनुकूल परिवर्तन लाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा वातावरण से रिलेटेड ही आता है कि उसको किस प्रकार का वातावरण देना चाहिए। सपोज कीजिए कि बालक जिस वातावरण में रह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं था, तो आपको क्या करना है, आपको ये कोशिश करनी है कि जो उसको अब वातावरण मिले तो वो सही मिले, ठीक है, संतुलित वातावरण मिले और वो उसमें एडजस्ट भी इजीली कर पाए और वो इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे रह सके। सॉरी। नेक्स्ट आता है प्रेरणात्मक वातावरण। उसको हमेशा कोई ना कोई मोटिवेट करता रहना चाहिए, उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रहना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, यानी उसके अगर दिमाग में किसी चीज़ के लिए नेगेटिविटी भर गई है, नेगेटिविटी चीज़ वो ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है या उसको एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह से कोई चीज़ें प्रोवाइड करवानी है जिससे उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ा चेंज हो सके, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि समस्यात्मक बालक होते हैं उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। अच्छा, ये हमने कर लिया। अगला है, हाँ, कुछ ये विधियाँ दी गई हैं, मनोविश्लेषण विधि, मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं उपचार और ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन में आता है कि जैसे बच्चे से ही पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, तो बच्चा खुद भी बता देता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। तो ये बेस्ट विधि होती है एक प्रकार से देखा जाए तो। और कल हम केस स्टडी मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो थोड़े से क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।